हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस। हम लोग करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग का चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को मतलब मिलने वाला है वो यही मिलेगा कि जो कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो गेन करता है और ना ही लूज करता है। वाई? कार्बन डज नॉट गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ना तो गेन करे और ना ही ये लूज करे। वाई? तो आपको इसका आंसर अच्छे से पता है जिन्होंने क्लास लगाई है कि गेन इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन्स को 6 से 10 इलेक्ट्रॉन हैंडल करने डिफिकल्ट है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 प्रोटॉन्स हैंडल कर ही रहे हैं। 6 प्रोटॉन्स हैं कार्बन के पास, तो उनको इन 6 प्रोटॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना है। तो वो तो कर ही रहे हैं, वो तो उनके पास नॉर्मल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो 6 पॉजिटिव चार्ज के लिए 10 नेगेटिव चार्ज को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है और वी कैन से इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। तो गेन करने वाली बात तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर आता है ये लूज क्यों नहीं कर पाता। अब देखिए, 6 प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज ने 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखा हुआ है और वी कैन से कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे प्रोटॉन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि वो अपने 4 वैलेंस के इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो मतलब हमें ये प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन से रिलेशन तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस रिलेशन को तोड़ने के लिए देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। तो इसीलिए प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से जाने नहीं देते या प्रैक्टिकली जाने ही नहीं देते। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन भी लूज नहीं करता। तो इस तरीके से ना तो वो गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है और ना ही लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है। तो फिर कार्बन के पास तरीका क्या है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का? उनके पास एक ही तरीका है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट के एटम के साथ शेयर कर लें जिससे कि उनका खुद का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और दूसरे का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ये तो रहा आपके पास बेसिक जो इस चैप्टर में क्वेश्चन उठ ही जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली पूछने वाले हैं वो ये होता है कि वाई कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन मोस्टली मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं। वाई? हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। वाई? क्यों है ऐसा? तो उसका उसकी वजह क्या होती है? अभी हमने देखा कि ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करता ना ही लूज करता। तो उनको क्या करना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होता है, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से ना तो पॉजिटिव चार्ज बन पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हुआ, ना ही नेगेटिव चार्ज बन पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? नो फॉर्मेशन ऑफ आइंस। आइंस की कोई फॉर्मेशन ही नहीं हो रही। पॉजिटिव कैटाइन, नेगेटिव एनाइन। तो जब कोई आयन ही नहीं बना या कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं बना तो इट मीन्स कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा और इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली ज्यादातर पुअर कंडक्टर होते हैं कार्बन के कंपाउंड्स। ओके, उसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कार्बन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो क्यों होता है? कार्बन कंपाउंड्स हैव लो
मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। वाई, ये आपने देखा भी होगा, टेबल जो था उसमें वैल्यूज बहुत ही कम थी एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। तो उसकी कहते हैं क्या वजह है? उसकी वजह ये है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है जिस फोर्स से, उसे वी आर कॉलिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स। और वो फोर्सेस जो होती हैं दे आर वीक, वीक कमजोर होती हैं इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में ये वाली जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। आपको अगर बुक में कार्बन के साथ साथ कोवालेंट भी दिखे तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड कोवालेंट से ही बन रहे हैं। तो कोवालेंट का मतलब होता है जो शेयर करके बनते हैं इन कार्बन कंपाउंड्स। अब अगर बॉन्ड वीक है, फोर्स वीक है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। तो बॉन्ड वीक है तो इसका मतलब वहां पे जो फोर्स लग रही है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की अट्रैक्शन, वो भी वीक है और इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। चलिए, उसके बाद हमारे पास आपको आएंगे स्ट्रक्चर बनाने। स्ट्रक्चर आप लोगों को एक तो साइक्लोपेंटेन का अच्छे से आना चाहिए, जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, एक साइक्लोहेक्सेन का और एक बेंजीन का। बाकी स्ट्रक्चर्स तो आप लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली उनके बना ही लोगे, बट ये थोड़े से ज्यादा आपको मतलब अच्छे तरीके से आने चाहिए। साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या है? आपके पास कार्बन की 5 एटम्स है जो कि आपके एक रिंग स्ट्रक्चर में लगी हुई है लाइक दिस। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम नहीं बना है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। तो लाइक दिस, ऐसे। चलो ठीक है, बेटर है फिर भी पहले से। तो कार्बन के ये 5 आपके पास एटम्स लग गए, पेंटेन 5 कार्बन होते हैं, साइक्लोरिंग हो गई, एन सिंगल बॉन्ड भी हो गया। तो बाकी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन की 2 एटम्स आपको हर कार्बन के साथ अटैच करनी पड़ेंगी ताकि हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और आपको फॉर्मूला पता ही है साइक्लोपेंटेन का, जितने कार्बन के एटम्स हाइड्रोजन के उससे डबल हो जाते हैं। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के लिए आपको कितने कार्बन चाहिए? यस, 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। तो 6 कार्बन आप बना दोगे रिंग में, और हर कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन की 2 एटम्स यहाँ पर लगानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कार्बन अगर 6 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12। तो C6H12, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। नाउ बेंजीन। बेंजीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेंजीन का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस इज C6H6। तो कार्बन के 6 एटम्स आप लोग रिंग में लगा दोगे, तो ये कार्बन के 6 एटम्स लग गए। अब देखो हाइड्रोजन 6 है, तो यानी कि हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन हर कार्बन से लगा देंगे। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? कार्बन, हर कार्बन 3 वैलेंसीज ही सेटिस्फाई हो पाई है। तो इसका मतलब क्या है? हमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से एक कार्बन छोड़ के आप 2 पे डबल बॉन्ड लगा देंगे तो 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर बेंजीन का बन जाएगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल बॉन्ड और कुछ डबल बॉन्ड लग के बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा ताकि इनकी वैलेंसीज कंप्लीट हो सके। उसके बाद आपको पता होने चाहिए जनरल फॉर्मूलाज। जनरल फॉर्मूले आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आप लोगों को एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। और आपको कुछ कंपाउंड दे के ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। वो आप तभी आंसर दे पाओगे अगर आप लोगों के पास जनरल फॉर्मूले टिप्स पे होंगे। अब जो भी आपने कंपाउंड दिया हुआ है उसको देख लो कि वो किस फॉर्मूले में फिट आता है।
सपोज कर लो मेरे पास फॉर्मूला है C6H14। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, जितनी कार्बन की नंबर ऑफ एटम्स है, हाइड्रोजन की एटम्स उनसे डबल होके 2 ज्यादा है, तो वो किसका सेटिस्फाई कर गया, एल्केन फैमिली का। अब अगर मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है C4H3, तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है, सॉरी ये तो कोई भी नहीं बना, C6। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की नंबर ऑफ एटम्स से ज्यादा हाइड्रोजन है लेकिन डबल से 2 कम, तो यहाँ पे वो किसका फैमिली मेंबर बन गया, एल्काइन फैमिली का मेंबर बन गया। और 4 है तो क्या नाम आ गया, ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो मेरे पास C5H10 हो गया, तो आपको पता चल रहा है कि कार्बन की एटम्स यहाँ पे, हाइड्रोजन की एटम्स कार्बन की नंबर ऑफ एटम से डबल है, तो फिर ऑटोमेटिकली दिस इज अ मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, 5 कार्बन तो पेंट, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो इट बिकम्स पेंटीन। तो इस तरीके से आप लोग को जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन ये भी पूछ रहे होंगे कि साइक्लो एल्केन का भी तो जनरल फॉर्मूला सेम होता है, तो कैसे पता चलेगा। बिल्कुल, जनरल फॉर्मूला साइक्लो एल्केन का सेम है, CnH2n। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में अभी तक साइक्लो एल्केन के जनरल फॉर्मूले के बारे में 10th क्लास में नहीं पूछा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी नहीं पूछेंगे। लेकिन इन केस अगर मान लो चला भी जाता है, तो वहां पे आपको क्लियर कट मिलेगा कि यहाँ पे ये स्ट्रेट या ब्रांचिंग में जाएगा, और ये साइक्लो वाला आपको हमेशा रिंग में ही मिलेगा। तो आप वहां से आसानी से पहचान सकते हो कि यहाँ पे साइक्लो एल्केन की बात हो रही है या फिर एल्कीन की बात हो रही है। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग किस किस चीज के थ्रू हो सकती है। एक तो हो सकता है कार्बन जो है वो स्ट्रेट, मतलब सीधा चेन बनाता जाए, एक के बाद एक लगता जाएगा, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो सीरीज में ये लग गया। एक होता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट तो जा ही रहे हैं लेकिन बीच में किसी कार्बन के साथ एक कार्बन या एक से ज्यादा कार्बन जो है वो अटैच हो गए, तो इसको अपन बोलते हैं ब्रांचिंग चेन। तो ब्रांच में कनेक्ट हो सकता है, ब्रांच ही बोलेंगे, चेन तो नहीं बोलेंगे। तीसरा होता है जो अभी डिस्कस किया, रिंग। रिंग का मतलब होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर, जहाँ पे कार्बन एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हैं कि दे विल कंबाइन एंड फॉर्म अ रिंग, एक रिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, और इस तरीके से आप लोगों के तीनों स्ट्रक्चर्स तैयार हो जाएंगे, स्ट्रेट चेन, ब्रांच एंड रिंग। तो कार्बन कार्बन के साथ इन तरीकों से अटैच हो सकता है। तो ये आपके पास हो गया, आपके पास कार्बन किस तरीके से कार्बन से अटैच होता है उसकी बात हो गई। चलिए, उसके बाद हमारे पास जो थियोरेटिकली क्वेश्चन बन सकता है वो पूछ सकता है आपके पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आपको पता होने चाहिए कि जहाँ पे कार्बन दूसरे कार्बन से सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड है, उनको वी कॉल सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और इनको अगर आप लोग हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में लिखते हैं तो फिर इनको एल्केन बोला जाता है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन की लिंकेज अगर एक भी डबल बॉन्ड से हो गई या फिर ट्रिपल बॉन्ड से हो गई, तो उसे आप लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की कैटेगरी में रख दोगे। और अगर आप हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हो तो फिर डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन बोला जाता है और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन बोला जाता है। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि ये हाइड्रोकार्बन क्या चीज है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन तो कार्बन ही है। तो मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने वाले कंपाउंड है उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि हमने देखा कि कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आखिरकार कार्बन के पास ऐसी क्या चीज है जिससे कि क्या प्रॉपर्टी है वो इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मिलियंस बना देता है। तो उसके लिए आंसर ये है कि कार्बन की एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बतानी है, दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन की एक एटम कार्बन की ही दूसरी एटम से जुड़ सकती है, और इस जो बहुत बड़ी एक चेन बन सकती है, बहुत ज्यादा कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को वी कॉल कैटेनेशन।
हर एलिमेंट अगर अपने एलिमेंट से जुड़ सकता है तो उसको कैटेनेशन बोलते हैं, लेकिन कार्बन के पास ये यूनिक एबिलिटी है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड बना देता है। उसके बाद आता है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको अपने आप के ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे। लेकिन ये क्या करेंगे भाई साहब, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले जाएंगे किसी और एलिमेंट या कार्बन की ही और एटम के साथ ये मिलके उस बॉन्ड को अपना सेटिस्फाई करवा लेंगे। तो टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी वैलेंस वाले एलिमेंट के साथ ही मिलके अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। एक ही टाइम पे ये 4 अलग कार्बन एटम के साथ या फिर मोनोवेलेंट एटम के साथ ज्वाइन हो सकता है। हो सकता है कि 2 अलग अलग एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाए इस तरीके से कि इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, तो उस चीज को वी कॉल टेट्रा वैलेंसी। तीसरा पॉइंट ये आता है कि कार्बन जो होता है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बना लेता है, या कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो इतने एक्सेप्शनली स्टेबल कैसे होते हैं। तो उसका रीजन ये दिया हुआ है कि जो कार्बन का साइज है वो स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से जो कार्बन का न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स के जो शेयर पेयर है वैलेंस वाले उनको आसानी से अपने पास होल्ड करके रख सकता है। शेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनको आसानी से होल्ड करके रख सकता है अपने पास, और अगर आसानी से होल्ड करके रखेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि बॉन्ड विल बी द स्ट्रॉन्ग, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो स्मॉल साइज इज द वन ऑफ द रीजन कि कार्बन के कंपाउंड इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर जो सिलिकॉन है वो भी तो मतलब कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो फिर उसके इतने सारे कंपाउंड क्यों नहीं बनते। उसकी वजह यह है कि सिलिकॉन का जो साइज है वो लार्ज है। लार्ज साइज होने की वजह से 7 to 8 सिलिकॉन तक तो ये कैटेनेशन शो कर लेता है, लेकिन उसके बाद इसके जो बॉन्डिंग है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि सिलिकॉन के 7 to 8 वाले भी ज्यादा स्टेबल नहीं होते, क्योंकि ज्यादा हाईली रिएक्टिव होने का वजह यही है कि साइज बड़ा होने की वजह से इनका जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाता है, और इसीलिए इनके जो कंपाउंड्स हैं वो आप लोगों को ज्यादा रिएक्टिव मिलते हैं एज कंपेयर टू कार्बन कंपाउंड्स। ओके जी। उसके बाद आपके पास एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टॉपिक भी आता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, तो उसे वी आर कॉलिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो जैसे हम लोगों ने कल ब्यूटेन के स्ट्रक्चर बनाए थे, एक बार तो आपने क्या किया था, सभी 4 कार्बन्स को स्ट्रेट चेन में लगा दिया था लाइक दिस, तो C4H10 इस तरीके से एक तो ये बन गया आपके पास ब्यूटेन। और एक बार आप लोगों ने क्या किया था, 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा के एक कार्बन को ब्रांच में ले गए, सी लिखेंगे यहाँ पे, तो ब्रांच में ले गए और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ऑक्टेट को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फॉर्मूला तो वही रहा C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, और ऐसे कंपाउंड्स को वी कॉल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या चीज होती है। अब आपके पास हाइड्रोकार्बन है, हम लोग एल्केन की तरफ से ही बात करेंगे क्योंकि एल्केन को लेके ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। एल्केन फैमिली का ये मान लो आपका इथेन सेकंड मेंबर है। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे 1 2 या कितने भी आप हाइड्रोजन हटा के कोई और एलिमेंट की एटम यहाँ पे अटैच कर रहे हो। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस H को हटा दिया, और इस H को हटा के यहाँ पे मैंने एक हैलोजन अटैच कर दिया, लेट मी से क्लोरीन। तो इस क्लोरीन को वी आर कॉलिंग हेट्रोएटम। तो मतलब हाइड्रोकार्बन में जो एटम एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा उसे हेट्रोएटम कहेंगे। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन की एटम रिप्लेस की जा सकती हैं। उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या चीज होते हैं, फंक्शनल ग्रुप इन्हीं हेट्रोएटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलेंगे
जिससे क्या है कि एक सीरीज बन जाएगी कार्बन कंपाउंड्स की, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। जैसे कि सपोज करें मेरे पास OH है, अल्कोहलिक ग्रुप, CH, थोड़ा सा लिखते हैं बेटर, C डबल बॉन्ड OH ये एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ये कीटोन ग्रुप है, एंड C डबल बॉन्ड O OH दिस इज अवर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इन चीजों को वी आर कॉलिंग फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनसे जो सीरीज बनती है कंपाउंड की वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, और ऐसे ग्रुप्स को वी कॉल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक आ जाता है होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? अब आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, मान लो OH है, और आप इसकी एक सीरीज लिख रहे हो, जैसे मिथेन से मिथानोल, इथेन से इथानोल, एक एच हटाते जा रहे हो एल्केन फैमिली से, और उसकी जगह पर आप OH लगाते जा रहे हो। तो इस सीरीज इससे क्या हो रहा है, आपके पास देखेंगे आप एक फैमिली बना रहे हो जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स में CH2 का फर्क है। CH2 का डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, या मॉलिक्यूलर मास सॉरी, 14U का डिफरेंस आएगा। मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो CH2 का डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स में, और मॉलिक्यूलर मास 14U का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज से जो बनता है उसे हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन, ये सारी की सारी बहुत सारी होमोलोगस सीरीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ओके, उसके बाद आप लोग को याद रखना है फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आना भी चाहिए। जैसे मेरे पास पहले है एल्केन। एल्केन में जो पहला फैमिली मेंबर है वो होता है मीथेन, और उसका फॉर्मूला है CH4। उसके बाद आता है आपके पास एल्कीन। एल्कीन की फैमिली का पहला मेंबर है इथीन। मिथीन नहीं होता है, ये आप लोगों को पता है, C2H4। उसके बाद आता है एल्काइन फैमिली। एल्काइन फैमिली का भी पहला मेंबर इथाइन से शुरू होएगा, इथ, C2H2। उसके बाद अल्कोहल फैमिली की बात करेंगे। अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर मीथेन से बन जाएगा, मिथानोल, और इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। फिर मेरे पास आता है एल्डिहाइड फैमिली। एल्डिहाइड फैमिली का भी पहला मेंबर मिथ से शुरू हो जाएगा, और इसका नाम होगा मिथानल, HC डबल बॉन्ड OH। HCHO भी आप लोग लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होएगा। कीटोन, कीटोन फैमिली का पहला मेंबर ना मिथ से ना इथ से, ये स्टार्ट होता है प्रोपेनॉन, प्रोपेन से प्रोपानॉन, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। उसके बाद आता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पहला मेंबर मिथ से बन जाएगा, दैट इज मिथनोइक एसिड, और मिथेनोइक एसिड के लिए HC डबल बॉन्ड OOH। तो इसको हम लोग HCOOH भी लिख सकते हैं। मिथेनोइक एसिड का अदर नेम फॉर्मिक एसिड है, जो आपको टर्म 1 में आया था। तो इस तरीके से ये आपके पहले मेंबर, पहला मेंबर आ गया हर फैमिली का। इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला भी उनके कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे ये भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के किसी भी होमोलोगस सीरीज में, जैसे आपने अल्कोहल की उठा ली, एल्डिहाइड की उठा ली, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिससे कि उनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू था वो कंप्लीट हुआ।
एक चीज और है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन O2 का बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दैट इज 6। तो 2,4, नहीं सॉरी गलत हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6। तो ऑक्सीजन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन बना दें, या तो डॉट से या क्रॉस से। ऑक्सीजन की एक और एटम उठाएंगे और उसके भी आसपास 6 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग बनाता है। तो मतलब इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। किसी भी कंपाउंड के आपसे पूछ सकते हैं, जैसे सपोज कर लो इथेन का उन्होंने पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए, तो इथेन का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए C2H6। अब क्या करेंगे, 2 कार्बन लगा दिए और 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 3 H आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए इसके आसपास। इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी बना दिए। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, तो आपने एक एक क्रॉस लगा दिया हर हाइड्रोजन के पास। अब आप सर्कल से इनका पूरा कर सकते हो, ऑक्टेट है सभी का। एक्चुअली हाइड्रोजन का तो डुप्लीट होएगा क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का जो है वो आपके पास देख सकते हो कि हर किसी कार्बन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इलेक्ट्रॉन इनका इंक्लूड करना है आपने, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी इनका इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका इथेन का तैयार हो गया। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अपने शेल में, और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा क्योंकि इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए और रिस्पेक्टिव एलिमेंट आना चाहिए। जिस एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो वो एलिमेंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो इस तरीके से आपका एक चैप्टर का ओवरव्यू यहाँ पे डन हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।